रिया और सूर्या एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों ने शादी रचा ली थी और अब सब उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। कुछ ही पल बाद जब रिया ने अभय को देखा तो वो भी दरवाजे पर चली आई। रिया का सरप्राइज देखकर अभय को जोर का झटका लगा। वो कुछ समय के लिए बस रिया को चुपचाप देखता रहा, जिससे रिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। लेकिन उसने उल्टा एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ? शक्ल देखी है अपनी? पर रिया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम जैसे गरीब फटीचर से कोई प्यार नहीं चाहिए, समझे? मेरे नए पति ने शादी से पहले ही मुझे एक नई स्पोर्ट्स कार, एक बंगला और काफी पैसा गिफ्ट किया, और तुम ये सस्ता सा गजरा लाए हो। बाय बाय मिस्टर अभय, मैंने अपने डैडी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब मुझे ये अपनी गंदी मैली शक्ल कभी मत दिखाना। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गजरा वहीं उसके हाथों से निकल कर गिर गया। 3 साल से वो रिया, उसकी माँ और उसकी बहन की देखरेख कर रहा था। गरीबी में भी उनको खाना खिला रहा था और आज एक ही झटके में उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो वहीं खड़े खड़े सुन्न हो चुका था। तभी वहाँ खड़ी रेणुका ने अभय को धक्का देते हुए कहा, रिया, ये हमारे फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड नहीं है। बेटा तुम अंदर जाओ, सूर्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और तुम कान खोल कर सुन लो अभय, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं है और ना ही रिया का। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रेणुका के मुंह से ये बात सुन अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसका घर, उसकी शादी और उसका सम्मान सब कुछ छीन लिया गया था। उसका सर भारी होने लगा था। उसने जब अपना सर पकड़ा तो उसे याद आया कि 3 साल पहले जो उसे घाव मिला था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो चुपचाप ही रहा और वहाँ से उल्टे पांव वापस जाने लगा। रेणुका ने भी उस कचरे को कुचलने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। अभय आंखों में आंसू लिए उस सुनसान सड़क पर धीमे धीमे कदमों से आवारा की तरह घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। वो ये सब सोचता हुआ अपना सर झुका के चल ही रहा था कि तभी उसका हाथ उस काले कपड़े वाली लड़की ने पकड़ा और उसे अंधेरे में खींचा और उसे दीवार के सहारे चिपका दिया। अभय इतना शौक में था कि इस बार उसने अपना आपा खो दिया। तुम यहाँ फिर से सुबह से पीछे पड़ी हुई हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करने के लिए तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिल रहा क्या? अभय, तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली थी तुम्हारे साथ। उस लड़की की बात सुन अभय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सीधा बोला, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना और ना मुझे अपना अतीत जानने में कोई दिलचस्पी है। मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। उस लड़की को अभय से इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर अभय उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है तो वो ना सिर्फ लड़की के लिए बल्कि अभय के लिए भी अच्छा होगा। देखो अभय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 3 सालों से पहले जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को भी पुराना वाला अभय वापस देना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी बात सुन के तो देखो। पिछली मुलाकातों में भी वो अनजान लड़की अभय से ऐसे ही बात कर रही थी जैसे वो उसकी कोई बेहद करीबी हो, और इसी वजह से अभय को लग रहा था कि शायद इस लड़की के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं थे। आज भी जो उसने किया, अभय उसको देखकर हक्का बक्का रह गया था। लेकिन आज उसकी मुलाकात इस लड़की से ऐसे हालातों में हुई थी कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। वो कहीं का नहीं रहा था। उसके मन में पहले ही दर्द की लहरें उठ रही थी। ऊपर से लड़की की बातों से भी उसका सर चकराने लगा और वो उस पर फट पड़ा। ये क्या बकवास लगा रखी है? पुराना अभय, पुराना अभय? मैं खुद नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और भरोसे का तो नाम भी मत लेना। आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मुझे कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, जी तोड़ मेहनत की, भूखे प्यासे दिन गुजारे, आज उसी ने एक अमीर सादे के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम मेरा दुख समझ नहीं सकती तो उसे और मत बढ़ाओ। मुझे माफ करो और अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उस पर ऐसे चिल्ला रहा था। जिस अभय को वो जानती थी वो उस पर चिल्लाना तो छोड़ो, कभी आंख भी नहीं दिखाता था। मैं जानती हूँ अभय, तुम्हें कुछ याद नहीं, इसीलिए तुम जितना भी चिल्लाओ मैं ना बुरा मानूंगी और ना पीछे हटूंगी। उस लड़की ने मन ही मन सोचा और फिर अभय को एक लाचारी भरी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं जानती हूँ आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम टूट चुके हो अभय, लेकिन मेरी बात याद रखना, आगे चलकर तुम इसी दिन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से निकल गई। अभय उसे अंधेरे में गायब होते देख रहा था। वो कौन थी, उसका नाम क्या था, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। ये लड़की मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है, और मेरी ही क्यों? आखिर हूँ कौन मैं? क्या हुआ था मेरे साथ इतने साल पहले? अगर ये सच बोल रही है तो ये क्यों मेरी मदद करना चाहती है? इन सब सवालों में खोया अभय उसी दिशा में देखते जा रहा था जिस दिशा में वो लड़की गई थी। एक दिन में वो बेघर हो गया। उसकी पत्नी उसे पैसों के लिए छोड़ देगी, ये सब तो उसने पूरे से पूरे सपने में भी नहीं सोचा था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ चले जा रहा था। थोड़ी देर में वो मनोज के दरवाजे पर खड़ा था। अरे अभय, तुम यहाँ इतनी रात गए? सब ठीक है ना? अभय को इतनी रात अपने घर आया देख मनोज को हल्का सा झटका लगा, लेकिन अभय का उतरा हुआ चेहरा देख मनोज समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने बिना देरी करते हुए अभय को अंदर बुला लिया। एक छोटा सा घर जहाँ की दीवार जगह जगह से सिली हुई थी, कहीं पेंट था और कहीं सादी ईंटें लगी थी। एक इंसान के रहने के लिए वो घर काफी था। क्या पियोगे, चाय या फिर कुछ ठंडा? आज ना चाय का मूड है और ना ही ठंडे का। मनोज समझ गया था कि अभय का इशारा किस तरफ था। वो झट से उठा और दरवाजे पर टंगे एक झोले की तरफ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल और कुछ गिलास थे। अभी एक जाम हुआ ही था कि अभय ने लगातार बिना रुके 4-5 पैग और लगा दिए। मनोज ये देख और घबरा गया। अब उससे रुका ना गया। अभय, सब ठीक है ना? मैंने आज तक तुम्हें इस तरह से पीते नहीं देखा। आज तक इतना बड़ा धोखा भी तो नहीं मिला। तुझे पता है मेरे साथ क्या किया रिया और उसकी माँ ने? अभय ने एक झटके में सारी बात मनोज को बता दी। उसके साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में सुन मनोज को जितना भी सुरूर हुआ था सारा उतर गया।
मैंने कहा था ना कि वो घर उस बुढ़िया के नाम मत कर, लेकिन तू उस रिया के प्यार में अंधा था। इतना कहते ही मनोज रुक गया, क्योंकि उसे पता था अभय जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताता था, और अगर वो इस समय उसी की गलती निकालेगा तो अभय फिर से अपने मन में ही घुटता रहेगा। जब उसने अभय की शक्ल की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वो मनोज के मेज पर रखे दवाइयों के भंडार को ताक रहा था। ये देख मनोज ने भी 4-5 पैक मारे। मेरे 9 साल के बेटे की दवाइयाँ हैं, उसकी हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो मैं सारा दिन काम करता हूँ और बीवी उसके साथ हॉस्पिटल में रहती है। तभी तो उस शंकर से एक पाई के लिए लड़ता हूँ मैं अभय, वरना मेरा क्या है, मैं तो पानी से भी पेट भर के सो सकता हूँ। ये बात सुन अभय का मुंह उतर गया। कहा वो अपनी जिंदगी का दुख मना रहा था, लेकिन मनोज के साथ जो हो रहा था उसे सोच उसका दिल उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश उसके पास पैसे होते तो वो मनोज की मदद कर पाता। सच में गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता, अभय मन ही मन सोच रहा था। लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मजाक में बोला, हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं, इसी नाम पे ये आखिरी जाग। उन दोनों ने बैठे बैठे एक बोतल खत्म कर दी और वहीं सो गए। सुबह उठकर वो दोनों अपने काम पर पहुंचे। उस दिन अभय किसी योद्धा की तरह काम कर रहा था। उसका सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी मसल्स, उनमें से उसकी नसें मानो फट के बाहर आने वाली हो। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसे भूख प्यास का भी कोई होश नहीं रहा। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। अभय ने बहुत सेठों को देखा था, गाड़ियाँ देखी थी, लेकिन ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी। वो इतनी लंबी गाड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख सारे मजदूर वहाँ का काम छोड़ बस उसी गाड़ी को देखे जा रहे थे। लेकिन उस गाड़ी से जो शख्स निकला उसे देखकर अभय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सास रेणुका थी। उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था, महंगे कपड़े, जूते, इतनी बड़ी गाड़ी, और इतनी धूल में उसके कपड़े गंदे हो जाते, लिहाजा वो चलकर अभय के पास नहीं जाना चाहती थी। अभय जल्दी यहाँ आओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस घटिया सी जगह पर खड़ा रहने के लिए। अभय जो रेणुका के पास पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। ये लो डिवोर्स पेपर, अभी अंगूठा लगाओ इस पर और आजाद करो हमें। अपनी ये गंदी और मैली सी शक्ल दोबारा मत दिखाना। ये लो। अभय जानता था कि अभी रेणुका को कुछ भी बोलने का मतलब है भरे बाजार में अपनी बेइज्जती कराना। उसने चुपचाप उन डिवोर्स पेपर पर अंगूठा लगा दिया। चलो अब आखिरकार हम मनहूसियत से आजाद हुए। ये गाड़ी, कपड़े, बैग्स, जूते, घर सब मेरे नए दामाद ने दिया है, और तुम 1000 जन्म भी ले लो तो भी इस गाड़ी का पहिया भी ना खरीद पाओ, और मेरा एक नौकर आकर तुम्हारा एक सामान दे जाएगा। इतना कहकर रेणुका की गाड़ी वहां से अभय के मुंह पर धूल उड़ाते हुए निकल गई। वो मुड़कर वापस जाने लगा तो उसने देखा कि वही अनजान लड़की थोड़ी दूर खड़े उसे देख रही थी। अभय अब ऐसी जिंदगी से थक चुका था। मुझे इस लड़की से बात कर लेनी चाहिए, वैसे भी मेरे पास होने के लिए है ही क्या, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे फिर एकदम से लड़की के कहे शब्द याद आ गए। वो भागकर उसके पास गया और बोला, तुमने कल रात कहा था कि तुम मेरी जिंदगी बदल सकती हो, क्या ये सच है? बिल्कुल, तुमसे कहा मेरा एक एक शब्द बिल्कुल सच है अभय। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और जानना चाहोगे अपने अतीत के बारे में? पहले मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी बदलोगे कैसे। अभय के मुंह से हाँ सुन वो लड़की बच्चों की तरह मन ही मन खुश थी। अभय की ये बात सुन उसने बड़े ही प्यार से कहा, सबूत तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बातें यहाँ करना खतरे से खाली नहीं है। उस लड़की ने एक फोन लगाया और एक लंबी काली इंपोर्टेड कार वहाँ कर रुक गई। अपनी सासू माँ की गाड़ी से भी लंबी गाड़ी देख अभय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों उसमें बैठे और साइड से कुछ ही दूर एक कॉफी शॉप के बाहर उतरे। लेकिन तभी एक आवाज अभय के कानों में गूंजी, अरे जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे उसके पास कॉफी पीने के पैसे कहाँ से आए? अभय ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि रिया अपने नए हस्बैंड सूर्या के साथ उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी। वो लड़की जो अभय के साथ वहाँ आई वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। अगर रिया को कुछ भी पता चलता तो सब कुछ बिगड़ सकता था। सूर्या, ये है मेरा पुराना पति अभय, वही जो दिहाड़ी करता था। सूर्या ने जैसे ही अभय का चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए बोला, ओह तो ये है वो फर्नीचर। बेबी मैं सोच रहा हूँ कि इस गरीब की थोड़ी मदद कर दूं, तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल बेबी, मैं तो कहती हूँ जी नहीं थैंक यू। अभय ने रिया की बात को काटते हुए कहा, ओहो खुददारी, चल एक काम कर, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, इन्हें साफ कर दो और मैं तुम्हें 2-3 हजार रुपए दे दूंगा। इसी बहाने एक हफ्ते का खाना खा लेगा ये बेचारा। सूर्य ने 2000 के नोट निकालकर अभय के मुंह पर दे मारे और रिया को लेकर वो अंदर चला गया। उसके जाते ही वो लड़की अभय के पास आई और जब उसकी आंखें अभय से मिली तो उसका दिल पसीज गया। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ा था। तंग आ गया हूँ मैं इस भरी जिंदगी से, कोई भी कभी भी कहीं भी मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। उस लड़की ने धीरे से अभय के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है अभय, हौसला रखो, तुम एक फाइटर हो फाइटर। आज इतने सालों बाद पहली बार उससे किसी ने इतने प्यार से बात की थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं, और कुछ दिनों में ऐसा क्या ही बदल जाएगा मेरी जिंदगी में। उस लड़की ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए जो बोला उसे सुनकर अभय के होश उड़ गए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अभय। क्यों, कौन देने वाला है मुझे पैसे, तुम या मेरी बीवी का नया पति, या मेरे ऊपर नोट आसमान से बरसेंगे? ये बात सुन के वो लड़की हंसी लेकिन तपाक से बोल पड़ी, कोई नहीं, किसी को तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है अभय, क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत सारे पैसे हैं। अब अभय को उस लड़की की गोल गोल बातों पर गुस्सा आने लगा था। तुम भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं यहाँ तुमसे अपनी जिंदगी बदलने की बात क्यों करता भला? बंद करो ये मजाक, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है अभय। मैं ना तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हूँ और ना ही कोई धोखा दे रही हूँ। उस हादसे से पहले तुम एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, उसी से तुमने वो पैसे कमाए हैं, और मेरा यकीन करो उसके बाद फिर कभी पैसों की टेंशन होगी ही नहीं। यह बात सुन अभय की जैसे आंखें चमक उठी, लेकिन वो फिर भी ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये सब एक धोखा नहीं है।
अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो मुझे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, अभी के अभी। अभय का बचपना देख वो लड़की जोर से हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन हाँ, एक जरिया बता सकती हूँ जिसे तुम अपनी संपत्ति और पूंजी देखकर तसल्ली कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? इतना कहकर उस लड़की ने अभय को अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में कुछ कहा। और वो बात सुनते ही अभय के चेहरे की उत्सुकता ज्वालामुखी में बदल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहद गुस्से में बोला, हरगिज नहीं, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ? थोकता हूँ मैं ऐसे पैसे पर? हरगिज नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये काम करवाने की? आखिर ऐसा क्या काम करने को कहा था उस लड़की ने? क्या करेगा अभय अब? क्या सच में मिलेंगे उसे पैसे? जानने के लिए सुनिए बंदा ये बैड ऐस है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।